नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि आज जो है वो सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर लगातार बंगाल में खास करके ममता बनर्जी जो है वो हाय तौबा मचा रही थी। यहां तक कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी उस मामले को लेकर और खुद से दलील भी पेश करने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने वो आंकड़ा जारी कर दिया जिस आंकड़े की प्रतीक्षा सभी को थी। 91 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है और अब तो जिलेवार भी आपको वो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है खास करके चुनाव आयोग ने जारी कर दी है कि 91 लाख जो वोटर कटे हैं उसमें किस जिले से कितने वोटर कटे हैं, किनका नाम छांट दिया गया है वोटर लिस्ट से। अब जिलेवार लिस्ट आ गई है। अब इसके बाद जो है उसमें आप देखिए कि मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा 4,55,000 से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि बिल्कुल ही सब जांच परख करने के बाद जो उसमें पेपर सबमिट नहीं कर पाए थे या जो लोग पहले से मृत पाए गए थे उनका नाम उसमें इस बार संशोधित कर दिया गया है, उनका नाम हटा दिया गया है। तो आज इसी सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए कि पिछले बार जो रिजल्ट है उसमें 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। अब उसमें भी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल 294 सीटों का जब आप आंकड़ा देखेंगे उसमें 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 8,000 या 10,000 से कम है। उसमें 19 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बिल्कुल 3,000 से भी कम है। और इसमें एक और चौंकाने वाला है जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो 57 सीटें हैं उसमें 10 सीट जो है वो आपको उत्तरी बंगाल के और बाकी 47 सीट जो है वो आपको दक्षिणी बंगाल के एरिया का है। उसमें पिछली बार इन 57 में से 29 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी, जो कि कम मार्जिन वाली सीटें हैं। मैं सिर्फ बात कम मार्जिन वाली सीटों की कर रहा हूं जिसमें कि अंतर जीत का जो है वो 10,000 से कम रहा था, 10,000 कहें या 8,000 से भी कम रहा था। तो ऐसी 57 सीटें थी, उसमें 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली थी और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जिसमें कि 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि बहुत ही कम मार्जिन से 27 और 400 कुछ मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो आज इस सब पर चर्चा करेंगे कि अब जो ये एसआईआर का जो ये लिस्ट जारी हो गया एसआईआर के बाद और अब इसी संशोधित लिस्ट के हिसाब से वोट डाले जाएंगे 23 तारीख और 29 तारीख को। तो ये जो वोट डाले जाएंगे इसका कितना असर इस बार के चुनाव पर होगा, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। संजय जी, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो 57 सीटों की जो खास करके 57 सीटों में जिसमें कि अंतर बहुत कम है, उसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां पर क्या असर होगा एसआईआर का, क्योंकि मार्जिन तो बहुत कम है। और अगर आप सिर्फ देखिए मुर्शिदाबाद में अगर 22 सीटें 21 सीटें हैं और वहां पर 4.5 लाख वोट अगर वहां से काट दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि 20 से 22,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कटे हैं और अंतर बहुत कम है। तो ऐसे में ये किसके पक्ष में जाता हुआ आपको दिख रहा है? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटर कोई फैक्टर नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बीजेपी का वैसे भी बीजेपी के विरोध में वोट डालती है। दो कहिए तो दो मुस्लिम पार्टी या अलायंस जो है अभी मैदान में है ममता बनर्जी के अलावा। एक है फुरफुरा शरीफ, जो कि साउथ बंगाल के बड़े मुस्लिम सूफी संत टाइप के माने जाते हैं। पिछली बार उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और नॉर्थ बंगाल में जो हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ा और उसके हिसाब से
उन्होंने एक अलायंस बनाया है AIMIM के साथ, और 192 सीट पर लड़ रहे हैं। जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, शायद उनका नाम जो है आम जनता उन्नयन पार्टी है, और AIMIM के साथ वो मिलकर अलायंस लड़ रहे हैं। यानी नॉर्थ बंगाल में एक अलग मुस्लिम अलायंस लड़ रहा है, और साउथ बंगाल में ISF कुरपुरा शरीफ वाले लड़ रहे हैं। और TMC भी है, कांग्रेस भी है, CPM भी है, लेकिन मेजर चंक यानी माना जाता है 90% मुस्लिम वोट जो है वो ममता बनर्जी को ही जाएगा। बीजेपी को अगर 1-8% चला जाए, उससे भी कम, तो वो भी एक आश्चर्य की बात होगी। यानी आप देखिए, ठीक है, आपने कहा कि 57 सीटों के नतीजे 8,000 या उससे कम वोटों से आए थे, ठीक है। मान लीजिए SIR के बाद, मैं कह रहा हूं कि वो 57 सीट बीजेपी जीत जाए, वैसे असंभव है। अगर 77 में 57 जोड़ भी देते हैं तो क्या बहुमत मिल रहा है? 77 में तो 28 सीटें तो वही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जीती हैं, सिर्फ 29 सीटें उसमें ऐड ऑन होंगी। हाँ, तो चलिए, ये जीती या नहीं जीती मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चलो ये 57 सीट उसके खाते में डाल दो तो भी क्या और अगर उसमें से 28 सीट बीजेपी ने जीती है तो 29 सीट भी डाल दो, 29 सीट भी डाल दो, तो क्या उससे समीकरण बदल जाएगा? नहीं बदले। तब भी आंकड़ा 106 तक ही पहुंच रहा है। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि देखिए, जब तक किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए एक सोशल इक्वेशन का, सोशल इंजीनियरिंग का होना बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट सोशल इंजीनियरिंग आप नैरेटिव बहुत बनाते हैं, नेशनल मीडिया में चर्चा बहुत करवा देते हैं, या करते हैं लोग, स्वाभाविक है। लेकिन बंगाल, असम, ये सब ऐसे राज्य हैं जिसको समझने के लिए हिंदी मीडिया में बहुत अच्छे पत्रकार ही नहीं है। ठीक है, 1-2 लोग फील्ड पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों की बातचीत को वो टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बंगाल के राजनीतिक इक्वेशन या पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल बिहेवियर, वोट डालने का, या रीजन वाइज क्या इक्वेशन है, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए अब एक सर्वे आया, मैट्रिज नाम का सर्वे, ठीक है, माना जाता है काफी प्रतिष्ठित है। अब वो 170 तक या 160 तक TMC को दे रहा है और 150 तक बीजेपी को दे रहा है। इसका मतलब दोनों पार्टी की सरकार बन रही है भाई। कैसा ये सर्वे है? नहीं, किसी को भी नाराज नहीं, सर्वे में ये कहा गया है संजीव जी कि उस सर्वे में किसी को भी नाराज नहीं किया गया है। दोनों बना लीजिए सरकार, दोनों चलाइए सरकार को। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए, ये सर्वे एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, और साइंटिफिक प्रोसेस को अगर साइंटिफिक तरीके से किया गया है तो वो अनुमान के मतलब जो नतीजे हैं उसके बिल्कुल करीब जाएगा, या +-5 हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पार्टी को आप सरकार के करीब दिखा रहे हो, एक को थोड़ा पार दिखा रहे हो, एक को बहुत ज्यादा पार। आप 2-4% तक का रख सकते हैं एरर मार्जिन। अब आप मान लीजिए 300 सीट, 294 सीट है, तो एरर मार्जिन 3% का भी रखते हैं तो लगभग 8 से 10 सीट का हो जाता है। तो आप 10 सीट तक रखिए कि 10 सीट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कि +-10। लेकिन ये तो ना इसको ना उसको, उसके अपर लेवल को भी अगर जोड़ दीजिए और इसके अपर लेवल को भी जोड़ दीजिए, ये तो आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए एक जो सबसे बड़ा संकट है, और जो मैंने कई बार चर्चा भी की कई प्लेटफॉर्म पर, कि बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही कि बीजेपी का सबसे बड़ा आधार वोटर मतुआ वोटर था। और जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, यानी कानून बन गया, और जब उसको नोटिफाई किया गया, उसमें काफी समय का अंतराल है। यानी जब बनाया गया CAA, जब महामहिम राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो गया, उसके बाद उसको 5-6 साल तक के लिए क्यों टाला गया? अगर वो नहीं टालते तो अभी तक सब मतुआ को नागरिकता मिल चुकी होती। जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो 70 विधानसभा सीट पर प्रभाव रखता है, जो बीजेपी को वोट देता है, उसके पास नागरिकता ही नहीं मिली। वो तो 24 में लागू किया गया है, उसको नोटिफाई किया गया है, और उसमें कई ऐसी शर्तें हैं जिसमें उनको दिखाना क्या है, बांग्लादेश से जब आए थे तो वहां का प्रूफ दिखाना है। अब कोई 70 में भागा, कोई 60 में भाग के आया, कोई 80 के दशक में भाग के आया, और किस परिस्थिति में भाग के आया, उसके पास बांग्लादेश की जमीन का पेपर कहां होगा, बांग्लादेश के स्कूल कॉलेज का मार्कशीट कहां से होगा? वो तो जैसे तैसे लूटे पीटे बेचारे आए। तो क्या अपने ही पैर पर बीजेपी ने कुल्हाड़ी नहीं मारी? बीजेपी ने वैसे ही कुल्हाड़ी मारी
मथुआ को के मामले में जैसे यूजीसी पर मारी कि कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारना, तो अपना कोर वोटर जो है बीजेपी का, अगर उसका उसकी नागरिकता ही नहीं हुई तो एसआईआर में मथुआ भी तो नहीं जुड़े प्रवीण जी, या कम जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। कैंप बाद में बनाए, जब बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट जब ये मैसेज कर रहा है, शुभेंदु दा मैसेज कर रहे हैं दिल्ली में कि भाई उनका तो नागरिकता ही नहीं हो रहा है, तो वोटर कार्ड वोटर में जुड़ेंगे कैसे, और नहीं जुड़ेंगे तो बीजेपी की संख्या, जैसा कि वहां के लोग कह रहे हैं, बीजेपी इस बार 40 के आसपास जा सकती है, क्योंकि उनका असली वोटर आधा रह गया है प्रवीण जी। बहुत सारे दिल्ली में लोग खुशी मना रहे होंगे बीजेपी के समर्थक की 91 लाख वोट कट गए, भाई उसमें मथुआ के भी वोट कटे हैं, जो मथुआ वोट दिया करते थे, क्योंकि मथुआ को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए 3-4 महीने का समय मिला, और कैंप भी जो ठाकुर परिवार है, अनुकूल चंद ठाकुर के जितने भी रिश्तेदार है, उसमें दोनों भाग में है, थोड़े टीएमसी में भी है, थोड़े बीजेपी में भी। उन्होंने कैंप बहुत बाद में लगाया, और ममता बनर्जी ने यह भांप लिया और ठाकुर नगर में जाके प्रोग्राम कर दिया है कि हम किसी मथुआ को जाने नहीं देंगे बांग्लादेश, सबको यही नागरिकता देंगे और उनको सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ देंगे, चाहे एसआईआर में उनका नाम जुड़े चाहे ना जुड़े, चाहे वो नागरिकता उनको मिले चाहे नहीं मिले। आप समझिए, तो ममता बनर्जी दोनों तरफ से खेल रही हैं। और बीजेपी का देखिए, अब बंगाल में इतनी हिंसक इलेक्शन हुए थे, प्री पोल और पोस्ट पोल 21 में, जहां यहां बैठ के सब चूड़ी पहन के बैठे थे दिल्ली में, क्योंकि वहां तो बीजेपी का जो आधार वोटर था, कार्यकर्ता था, उनके घरों पर हमले हो रहे थे, उनकी बीवियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके बच्चे डर से सहमे हुए थे, हजारों लोग पलायन करके असम चले गए थे। तो क्या कर रहा था दिल्ली में बैठा हाईकमान, जिसके पास समस्त सेना है, जिसके पास समस्त पैरामिलिट्री फोर्स है? तो इससे ये छवि बनी है वहां के लोकल वर्करों में और लोकल लोगों में कि बीजेपी को सपोर्ट करोगे और कुछ हमला होगा तो कोई बचाने नहीं आएगा। और हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस जो है बंगाल के इलेक्शन का एक पार्ट है, और वो उसको डिसाइड करता है कि वो किधर जाएगा। आज भी आप जाइए बंगाल के लोगों से पूछिए कि आप किसको वोट देंगे, आप कौन जीतेगा, वो कुछ नहीं बताता, वो पहले अपने इधर उधर देखता है। टीएमसी के लोग तो नहीं है। हाँ, या तो संजीव जी वो टीएमसी के पक्ष में ही बोलते हैं, या फिर अगर जो नहीं है वो किसी भी पक्ष में नहीं बोलते हैं, वो साइलेंट रह जाते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। बिल्कुल, उसके पीछे भय भी एक कारण है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मशीनरी है टीएमसी के पास, और जो खास करके जो साउथ बंगाल प्रवीण जी, और जो साउथ बंगाल से ही बीजेपी जीत सकती है। अगर साउथ बंगाल में बीजेपी नहीं जीत पाई तो बीजेपी बहुत बुरे तरीके से हारेगी। क्यों? नॉर्थ बंगाल में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, नो डाउट, वो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, बागडोगरा, वो सब ले लीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है। जंगल महल में भी ठीक ठाक करती है, जो झारग्राम, बांकुड़ा, ये सब जो जिले हैं जो खास करके ट्राइबल बेल्ट है, वहां भी बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और उसके पीछे प्रवीण जी जो बनवासी कल्याण आश्रम जो आरएसएस के हैं, वो उसका भी एक प्रभाव है। लेकिन जो साउथ बंगाल है और जहां पर हिंदुओं की भी आबादी बहुत ज्यादा है प्रवीण जी। संजीव जी, मेरा सवाल यहाँ पर, चूंकि आज एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हम लोग आए हैं, इसलिए उससे ही रिलेटेड रहेगा कि आपको नहीं लग रहा है कि उन क्षेत्रों में ज्यादा वोटर कटे हैं, खास करके जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है? आप देखिए, चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात कर लें, उत्तरी 24 परगना की बात कर लें, दक्षिणी 24 परगना की बात कर लें, मालदा की बात कर लें, यहां सब जो है, यहां पर आप देखिए बहुतायत में वोट कटे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर चूंकि उस तरफ से जो डेमोग्राफिक चेंज की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसकी वजह से ये वोटर वहां से एलिमिनेट हुए हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि ज्यादा संख्या में लोग आकर के बसे हों और वो अपना पेपर दिखाने की स्थिति में ना हो, उस स्थिति में है? या जो ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि उनके वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये उस ओर ले जा रहा है और इसीलिए आप देखिए कि इन इलाकों में ज्यादा वोट काटे गए? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको कि चाहे मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, ठीक है, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए भागे हैं, नो डाउट, और उसके लिए सरकार को, चुनाव आयोग को और पूरे सिस्टम को क्रेडिट मिलना चाहिए। वो ठीक है, वो भगाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां मुस्लिम आबादी 70%, 75% है इन जिलों में। मान लो 20% भी हो गया, मान लो
तब भी 55% के आसपास तो मुस्लिम वोटर हैं, और वो पर्याप्त हैं बाइपोलर इलेक्शन जिताने में टीएमसी को, क्योंकि वहां तो वोट नहीं कट रहा। ठीक है, उसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हुआ ही कहां है प्रवीण, कि समस्त हिंदू जाके बीजेपी को वोट कर रहा है। ये एक भ्रम है, जो ये भ्रम दिल्ली में ज्यादा है कि हमने बिल्कुल। बीजेपी के लोगों में कि बंगाल का हाँ, चुनाव क्योंकि हिंदू वहां पर मुस्लिम पे। भद्र लोग जो हैं उनका झुकाव तो ज्यादातर ममता बनर्जी के पक्ष में है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे वहां ऐसे टाइटल हैं, और हिंदुओं के भी वोट व्यापक पैमाने पर कटे। कैसे कटे मैं बता रहा हूं। जो खास करके साउथ बंगाल में, हावड़ा में, कोलकाता में, नॉर्थ 24 परगना में, साउथ 24 परगना में, मेदिनीपुर में, जो बिहार और यूपी के लोग रह रहे हैं, वो एसआईआर में उन्होंने अपने मौलिक राज्य में जो है अपना नाम लिस्ट करवाया है। यानी बंगाल से अपना, पहले तो लोगों के पास दो दो वोटर आई कार्ड भी रहते थे, अब तो ये हो नहीं सकता। तो उनको लगा कि अपनी, और टीएमसी वालों ने इस बात को फैलाया कि अगर एसआईआर में आपका नाम छूट गया तो आपकी पैतृक जमीनें दूसरे लोगों के हाथ में चली जाएगी। तो यूपी बिहार वालों ने वो रिस्क नहीं लिया। जो हिंदी भाषी वोटर थे इस इलाके में, साउथ बंगाल में, उन्होंने अपना मूल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया। अगर उनकी जमीनें थी, अपना मकान था, गांव में झोपड़ी भी था, तो उन्होंने सोचा कि अपना एसआईआर में वहां जुड़वाए नाम, बिहार और यूपी में। तो ये भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। दूसरा फैक्टर क्या है, क्योंकि आपने एसआईआर पर ही पूरे मुद्दे को रखा है, कि ये जो मुखोपाध्याय होता है तो वो मुखर्जी होता है, जो बंदोपाध्याय होता है वो बनर्जी होता है। और साउथ बंगाल के जो एलिट, जो भद्र लोग हैं, जैसे ममता जी बनर्जी का भी आप नाम सुनेंगे, तो ऑफिशियली हम लोग ममता बनर्जी जानते हैं, लेकिन वो जनसभा में जब जाती हैं तब जो वहां कहा जाता है ममता बंदोपाध्याय, हाँ, बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय। तो सवाल ये है कि बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर हुआ है उसमें बंगाल के भद्र लोग के लोगों के बेटियों का नाम कटा है, क्योंकि बनर्जी थी, बंदोपाध्याय कहीं लिखा हुआ है, कहीं बनर्जी लिखा हुआ है। तो एसआईआर में वही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आके उनका नाम कट गया। तो वो, अब टीएमसी क्या कह रही है, टीएमसी कह रही कि ये बंगाली अस्मिता पर प्रहार, ये बांग्ला लोगों को परेशान किया गया, 4-4 5-5 दिन बुलाया गया, भीड़ में हरास किया गया, और वो भद्रलोक को भी किया गया, यानी बांग्ला के हिंदू वोटरों को भी किया गया। अब मान लीजिए कोई बनर्जी थी और उसकी शादी मुखर्जी में हुई, अब वो साबित ही नहीं कर पा रही है एसआईआर में कि वो जायज वोटर है। और ये यूपी में भी हुआ कि बेटियां बहुत परेशान हुई, सब ज्यादा, क्योंकि बेटियों की शादी होकर वो ससुराल गई, उनका टाइटल कुछ और हो गया, और अब कहा जा रहा है कि बेटियां जो है वो पिता के एड्रेस के हिसाब से उनका होना चाहिए सब। तो इससे महिलाएं बहुत परेशान हुई हैं। और ये जान लीजिए, पिछले बार भी जो मे, यानी वहां कहते हैं मे मतलब बेटी, बंगाल को मे चाहिए, यही कह के ममता बनर्जी ने क्लीन सुपड़ा साफ किया था बीजेपी का। हाँ ठीक है, बीजेपी अपने इतिहास में बेहतरीन प्रदर्शन बंगाल में किया, लेकिन जितनी भी हवा बनाई, उस हवा को देखिए, लोग ये नहीं समझ पा रहे। नीतीश कुमार इतने साल तक एंटी इनकम्बेंसी, 10-10 हजार रुपए बांटा, खत्म हो गई एंटी इनकम्बेंसी। इसी तरह यहां हर महिला को जो लक्ष्मी योजना है, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, वैसे वो लक्ष्मी योजना कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल बंगाली में उसको लक्ष्मी योजना कहते हैं, उसे 1500 रुपए हर महिला को मिल रहा है, हर महिला को मिल रहा है। प्रवीण, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ ना कुछ इजाफा ही हुआ है, चाहे वो जितने भी हर फ्रीबीज चीज हैं वो सभी में इजाफा हुआ है। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो 14 दिन तक बंगाल में रहेंगे, और बंगाल में उन्होंने एक भाषण में भी कहा कि आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, बंगाल को सोनार बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल का पुनर्जागरण करेंगे, बंगाल को विकास की रफ्तार पे सबसे आगे रखेंगे। क्या आपको लगता है कि वहां पर इस बार इन सब बयानों का कोई असर होता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि बंगाल में एक प्रकार से कहा जाता है कि उस प्रकार से विकास के कार्य नहीं हुए जैसा कि बाकी राज्यों में हुआ है। देखिए, मेरा मानना है कि मान लीजिए यूपी और बिहार
में भी अगर यूपी में देखिए तो चलिए गाजियाबाद और नोएडा की वजह से कुछ इंडस्ट्री लग गई, कुछ कानपुर में इंडस्ट्री है। अदरवाइज जो पूर्वांचल पूरा इलाका है, पूरा कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इधर जितने भी आप नाम लीजिए, बलिया, वाराणसी चलिए एक रिलीजियस सेंटर है, अदरवाइज कौन सी इंडस्ट्री लग गई? गोरखपुर का तो एयरपोर्ट बंद हो गया, जबकि इतने शान बान से इनॉग्रेशन हुआ था। बिहार में कितनी इंडस्ट्री लग गई, एक इथेनॉल इंडस्ट्री लगी तो वो दम तोड़ रही है, जिन्होंने पैसा लगाया उद्योगपति ने, अब तो कंगाल हो गए, अब दूसरे उद्योग में वो पैसा भी लगाने लिए नहीं बचा उनके पास। तो उस हिसाब से बांग्ला के जो भद्र लोग हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो जो बोल दें वही विश्वास कर ले, वो ऐसा नजर आ रहा है वहां। दूसरी बात देखिए, बंगाल में जब नितिन नवीन गए और जब टीपी पर को देख कर जब बोल रहे थे तो आई कांटेक्ट से लोग परेशान थे कि ये आदमी पब्लिकली आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है जनसभा, टीपी की तरफ ही एक एक करके देख के पढ़ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने बोल दिया कि रविंद्रनाथ जो ठाकुर जी थे उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बंगाल में के लिए तो वो गौरव, बंगाल और बांग्लादेश दोनों में वो गौरव के प्रतीक है। तीसरी बात, ना बंगाल में जब हिंदू बीजेपी के हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे तो बीजेपी बचाने आई, ना आरएसएस बचाने आई। और जब ये कहते हैं कि हम बंगालियों को बचाएंगे, जब बांग्लादेश में भी जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी, तो आपका कोई बयान नहीं आ रहा। तो एक होता है, कड़ा बयान, कड़ी निंदा तक नहीं आई, और आपने आलू भेजा, चावल भेजा, आटा भेजा, तेल भेजा, डीजल भेजा, सब कुछ भेजा। तो कांग्रेस का ये कहना है हमने तो बांग्लादेश को तोड़ के अलग देश बना दिया था, आप तो एक बार हुड़की तक नहीं लगा सके। तो वो आप जो कहते हैं हिंदुत्व, हाँ उसको हुमकी कहते हैं, बांग्ला में हुमकी भी नहीं दे पाए। तो ये जो हिंदू वर्सेस जो मुस्लिम कर पाते या तुष्टीकरण का आरोप लगा पाते, तो इन्होंने कौन सा झंडा भगवा फहरा दिया? इन्होंने तो बीजेपी ने, और ये वहां के लोगों महसूस कर रहे हैं। और एक बात जिस पर कोई गौर नहीं करता, अभी सत्ता के केंद्र वहां भद्र लोग हैं साउथ बंगाल में, और क्या उनको लग रहा है कि एससी और ओबीसी का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ है, एसटी का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ है? तो वो बीजेपी को दो हिसाब से देख रहे हैं भद्र लोग। एक तो बाहरी पार्टी वो मान रहे हैं कि ये बांग्ला की पार्टी नहीं है, बांग्ला भाषी इसका हाईकमान नहीं है, और दूसरा उनको लगता है कि उनके हाथ से पावर सेंटर निकल के कहीं और ना चला जाए। और यूजीसी एक्ट के बाद तो जिस प्रकार से पूरे देश में एक प्रकार से आंदोलन हुआ, वो उसका भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि वहां भी जो भद्र लोग हैं वो तो इससे अछूते तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि अखिलेश के खिलाफ किसी यादव नेता को खड़ा करना चाहे बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी का वो यादव नेता हो सकता है, लेकिन वो यादवों का यादव नेता नहीं हो सकता है। जैसे कहा गया, एक सर्वे किया गया कि क्या नित्यानंद राय को बीजेपी में सीएम बना दिया जाए बिहार में, तो क्या यादव समाज वोट में, तो 90% यादवों ने कहा कि हम तो तेजस्वी को ही देंगे। हाँ, नित्यानंद राय पे भी हम खुश हैं, लेकिन वोट हम तेजस्वी को देंगे। तो देखिए, उसी तरह वहां का भद्र लोग को मानना है कि शुभेंदु दा या सुकांतो मजूमदार, इन सबको खड़ा करके भी आप जो है हमारा वोट लेंगे नहीं, क्योंकि हमको लगता है पावर सेंटर हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में अगर जान आई है ना, तो वो शुभेंदु जो है उनके मेहनत से और उनके तप त्याग से आई है। और उन्होंने जिस तरह से पीड़ित हिंदू परिवारों से जाके मुलाकात की, प्रवीण जी, अगर उसका दशांश भी बीजेपी आला कमान के बड़े नेता दिल्ली से जाके किया होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज बंगाल का इलेक्शन दूसरी तरफ होता। लेकिन आप हुआ क्या, जब खेला होबे का गाना बजा बजा कर, प्रवीण जी जी संजीव जी, खेला होबे, यानी कि आप क्या मानते हैं कि इसका ये जो एसआईआर के तहत जो 91 लाख वोटर लिस्ट से छांटे गए हैं, उसका भी बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा है? आप ये मान रहे हैं, या जिस प्रकार से मीडिया में ये प्रचारित किया जा रहा है कि नहीं अब तो बिल्कुल ही खेला हो जाएगा और अमित शाह जो है बिल्कुल ही खेल पलट देंगे बंगाल में,
और बंगाल में फिर से जैसा उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल का पुनर्जागरण करेंगे, उस ओर बंगाल की जनता जाएगी। देखिए वो सब बोलने की बात है, सोनार बांग्ला बिहार के गौरव को लाएंगे, ना इंडस्ट्री आएगी। यहाँ वो पहले ही बताया हुआ है कि महाराष्ट्र और गुजरात वहां से इंडस्ट्री शिफ्ट करके नहीं आएगी। आप कंज्यूमर स्टेट बन के रहते। दूसरी बात देखिए कि आप कुछ कहते हैं, ठीक है, उसमें कन्विक्शन है, लेकिन रीजनिंग कहां है उसके पीछे? आपने बड़े बड़े बात बोल दी। मैं कह रहा हूं कि अगर शुभेंदु अधिकारी जैसा एक नेता, आज 14 दिन तक अमित शाह जी जमे हुए हैं, लेकिन वहां के बीजेपी के वर्कर देख रहे हैं, जो पीड़ित हिंदू समाज है वो देख रहा है कि जब हम पर हमला हो रहा था तो कोई होम मिनिस्टर नहीं आया यहां देखने, हमें छोड़ दिया गया। मैंने वो दृश्य देखा है प्रवीण जी, जब खेला होबे का गाना गा गा कर बीजेपी के वोट देने वाले पीटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमले हो रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनकी दुकानें लूटी जा रही थी, और कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। तो थोड़ा भरोसा भी कमजोर हुआ है, और ये दिख गया है प्रवीण जी। लोकसभा चुनाव में छोटा सा आंकड़ा है, आप देखिए कि जो आंकड़ा है, आंकड़ा तो सब कुछ बता देता है। आंकड़ा जो है आप देखिए कि 2019 में बीजेपी को 40.6% वोट मिला था, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। उसके बाद का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद का जो विधान 38.5% वोट मिला, और 2024 में 39.1%। लेकिन उसी अनुपात में आप देखिए कि टीएमसी का वोट शेयर बढ़ता चला जा रहा है। टीएमसी का वोट शेयर देखिए, एसआईआर के तहत 91 लाख वोट काटने का भी कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा, आप ऐसा मानते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि ठीक है, वो चले गए, वो जीत हार के मार्जिन में हो सकता है थोड़ा अंतर आ जाए। दूसरी बात, जो कितने मत, देखिए कोई नाम तो जारी नहीं हुआ है, कोई ऐसा ड्राफ्ट तो जारी नहीं हुआ सार्वजनिक रूप से हम देख सके कि किस रिलीजन का कितना वोट काटा गया। लेकिन जब सारे मतुआ को नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला नहीं सीए के तहत, तो उनका नाम तो हो सकता है हो ना। और अगर वो 100 में 20 भी कट गए, मान लो 80 भी मतुआ वोटरों को इनरोल कर दिया गया, उसमें इलेक्टोरल रोल में डाल दिया गया उनका नाम, लेकिन 20 भी कट गए ना प्रवीण जी, तो वो उसका काउंटर इफेक्ट होगा कि वो 40 वोट गए बीजेपी। और मुस्लिमों के वोट इतने हैं, मान लीजिए मुर्शिदाबाद, हर जगह टीएमसी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, 4-5 जिले में चाहिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, दिनाजपुर, हर जगह नहीं चाहिए। यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मुस्लिमों का ओवरऑल बंगाल में उसको हर जगह वोट नहीं चाहिए, 4-5 जिले में चाहिए, और वहां 60% से ज्यादा है मुस्लिम वोटर। अगर 10%, 12% काट भी ले वोट, तभी तो 50% के आसपास रहता है। और जो हिंदू महिलाएं हैं जिनको लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो तो देंगी। और कोई भी कम्युनल वायलेंस आप देखिए, जो साउथ बंगाल है, यानी जो हावड़ा है, हुगली है, नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, कलकत्ता कॉरपोरेशन है, पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, क्या यहां कोई कम्युनल वायलेंस होता है? नहीं होता है। यानी इस इलाके में पोलराइजेशन नहीं होने दिया है ममता बनर्जी ने। यहाँ हिंदू वोटर ज्यादा है। कल अगला प्रोग्राम होगा तो मैं बताऊंगा कि साउथ बंगाल की 144 सीटों पर कहां कहां हिंदू वोटर ज्यादा है, कहां मुस्लिम वोटर ज्यादा। लेकिन यहाँ हिंदू वोटर ही तय करते हैं जीत हार, लेकिन यहां कोई कम्युनल बैलेंस वो होने नहीं देती है ममता बनर्जी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट वहां भी कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां से भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।